गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का ये मेरा वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। आज के जो हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वह है भारतीय संसद। आपका जो सेकंड पेपर है भारतीय शासन एवं राजनीति, उसकी 4th यूनिट में दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। वह है, पहला है संघीय व्यवस्थापिका और दूसरा है राज्य व्यवस्थापिका। तो संघीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत हम भारतीय संसद का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम इसमें लोकसभा राज्यसभा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वह है भारतीय संसद। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर का टॉपिक है भारतीय संसद, उसका सामान्य परिचय मैं आपको देना चाहूंगी। हमारे देश के संविधान के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा दी गई है और यह संसद द्विसदनात्मक सिद्धांत के आधार पर गठित की गई है। संविधान के आर्टिकल नंबर 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। वे दो सदन है, पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। भारत में संसदात्मक लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का भी समन्वय किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। इसके पहले वाले लेक्चर में जब मैंने आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है और लोकतंत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का समन्वय आवश्यक है। इसलिए संसद में भी राष्ट्रपति को मिलाकर, मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर ही भारतीय संसद का निर्माण होता है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। आपको पता होगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। संसद लेजिस्लेचर का पार्ट है। विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, उसी तरह कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है कि जो कानून बनाया गया है विधायिका के द्वारा उसकी संवैधानिक जांच करना। मतलब जो कानून बना है वह संवैधानिक आधार पर सही है या नहीं। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद, उसका गठन, संरचना, शक्तियों आदि के बारे में वर्णन है। मतलब संविधान के भाग 5 में आर्टिकल नंबर 79 से 122 तक संसद का निर्माण कैसे हुआ, उसकी संरचना क्या है, उसकी शक्तियां क्या क्या है, इसके बारे में विस्तृत या विस्तार रूप से बताया गया है। संसद को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय संसद का निर्माण 3 चीजों से मिलकर या 3 अंगों से मिलकर हुआ है, जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को पब्लिक हाउस और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, पर सामान्य तौर पर इन्हें हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से ही जानते हैं। लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो भारतीय संसद के अगर हम मुख्य अंग बोले तो मुख्य अंग के तौर पर ये 3 ही अंग है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। सामान्य तौर पर परीक्षा में आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वह यह है कि भारतीय संसद की शक्तियों का वर्णन कीजिए या भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर अब हम संसद के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करेंगे। भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, पर उनकी शक्तियों का प्रयोग विस्तृत तौर पर वह करती है, अपनी शक्तियों का प्रयोग बहुत विस्तृत तौर पर करती है और अपने महत्वपूर्ण कार्यों का भी संपादन उसके द्वारा किया जाता है। इन शक्तियों को जिस प्रकार से डिवाइड किया गया है या निर्धारित किया गया है वे हैं, जैसे संसद की शक्तियां हैं व्यवस्थापन संबंधी शक्ति, वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका शक्ति, राज्यों से संबंधित शक्ति और संविधान संशोधन से संबंधित शक्ति, निर्वाचन संबंधी कार्य और महाभियोग संबंधी अधिकार। इन बिंदुओं के आधार पर संसद की शक्तियों को डिवाइड किया गया है या निर्धारित किया गया है। इन पर अब हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। पहला जो बिंदु है शक्तियों के बारे में वह है व्यवस्थापन संबंधी शक्ति, मैनेजमेंट रिलेटेड पावर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संसद को संघ सूची तथा संवर्ती सूची के सभी विषयों में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, पर इसके अलावा सभी संघीय क्षेत्रों के लिए
संसद सदैव ही सभी विषयों पर कानून बना सकती है और संकटकालीन स्थिति में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाया जा सकता है। जब कभी 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद से किसी विषय पर कानून बनाने के बारे में प्रार्थना करते हैं, तब भी कानून संसद द्वारा बनाया जा सकता है। इसी प्रकार राज्यपाल 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय हित में संसद से राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करते हैं। मतलब संसद किसी भी क्षेत्र पर कानून बना सकती है। मुख्य तौर पर संसद कानून बनाने का कार्य करती है संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर विशेष परिस्थितियों के होने पर राज्य सूची के इस विषयों पर भी संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। मतलब व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां संसद को प्राप्त है, जिसके आधार पर वह कानून का निर्माण कर सकती है। दूसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है। सभी कर संबंधी प्रस्ताव तथा अनुदानों की मांगे संसद द्वारा स्वीकार होने पर ही प्रभावी होती हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कर लगाया जाएगा और ना एकत्रित किया जाएगा। संसद ही लोक लेखा समिति की नियुक्ति करती है तथा नियंत्रण व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित कार्रवाई करती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त में से खर्च करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। मतलब वित्त संबंधी जितनी भी शक्तियां हैं वह केवल संसद के पास है। संसद की जो अगली शक्ति है वह है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर्स। हम सब जानते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक सत्ता पर रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जैसे कि संसद के जो सदस्य हैं वो अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं तथा उनसे उत्तर भी मांग सकते हैं। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं व उससे संबंधित सारी कार्यप्रणाली की वे जांच भी कर सकते हैं। संसद सदस्य बजट को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती भी कर सकते हैं और सरकारी विधेयक में संशोधन करके अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब कार्यपालिका पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगली शक्ति है राज्यों से संबंधित शक्तियां, स्टेट रिलेटेड पावर्स। संविधान में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राज्यों की इच्छा के बिना वह उनकी सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है और नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। संसद भारतीय नागरिकता के निर्धारण का भी अधिकार रखती है। मतलब कोई भी राज्य जो कि जिन बड़ा है उसे संसद द्वारा छोटा किया जा सकता है, उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है और उसके राज्य से संबंधित अनेक काम या नवीन राज्य का निर्माण भी संसद द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संसद की जो अगली शक्ति है वह है संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर्स। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति केवल संसद के ही पास है। भारतीय संविधान में संसद का अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है और संविधान के बहुत बड़े भाग में संसद के केवल दोनों ही सदन, लोकसभा और राज्यसभा अकेले के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। आपको ये बता दें कि संविधान संशोधन संबंधी शक्ति केवल संसद के पास ही प्राप्त है। अगला जो पॉइंट है निर्वाचन संबंधी कार्य, सिलेक्शन रिलेटेड पावर्स। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल के अंग हैं। तो मैंने जब आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो निर्वाचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ाई थी राष्ट्रपति के विषय में। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है तो सामान्य तौर पर नहीं किया जाता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि निर्वाचन मंडल जब राष्ट्रपति का गठित होता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन करते हैं। मतलब निर्वाचन संबंधी कार्य से संबंधित शक्तियां भी संसद को प्रदान की गई हैं। भारतीय संसद की
शक्तियों का जो अंतिम बिंदु है वह है महाभियोग का अधिकार। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। उसी प्रकार उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है और उन्हें पद मुक्त करने का प्रस्ताव भी संसद ही पारित करती है। मतलब महाभियोग संबंधी शक्ति वह केवल संसद के पास प्राप्त है। राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यदि पद मुक्त कराना है तो महाभियोग के आधार पर कराया जा सकता है या वे स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं। तो महाभियोग लगाने का अधिकार केवल संसद को ही प्राप्त है। तो इस प्रकार संसद की शक्तियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय संसद की शक्ति एवं कार्य विस्तृत है और संसद सार्वजनिक विवाद पर कार्य करती है। परंतु एक बात और महत्वपूर्ण है कि संसद को केवल लिखित संविधान के अंतर्गत ही अपनी कार्रवाई चलानी पड़ती है। जब कभी संविधान के कारण संसद के कार्यों में कोई रुकावट अगर पैदा होती है तो वह संविधान में संशोधन भी कर सकती है, लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को बदल सके या नष्ट कर सके। तो ये थी आपकी भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्य। इस लेक्चर में हमने भारतीय संसद की शक्ति एवं कार्य के बारे में बताया है। आगे आने वाले लेक्चर में मैं इसी यूनिट के अगले बिंदुओं पर बात करूंगी। थैंक यू।